हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम सभी को, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रूफ पर। तो सभी लोग आ जाएंगे, सभी को शेयर कर देंगे ताकि सभी को पता चल सके कि आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सभी लोग आ जाइए भाई और बता दीजिए सबको, लाइक शेयर भी करेंगे। आज के जो प्रश्न हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो अभी तक ज़्यादातर जो रिपीट हुए हैं, 2 से 3 बार प्रश्न रिपीट हुए हैं, वही सारे प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। सभी लोग आएंगे, सभी को लाइक शेयर भी करेंगे। चलिए भाई, आगे चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे की संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए दिया गया खेल का मैदान, बी दिया गया है विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण, सी दिया गया है सभा सागर और डी दिया गया है घर। बताएं सभी लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 के लिए, बता दें। चलिए भाई बताइए, सभी लोग फटाफट से आंसर करेंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 के लिए। तो भाई यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं, बी ऑप्शन कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी लोग याद रखना भाई, सभी लोग याद रखिएगा, प्रश्न नंबर 1 के लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। दिया गया है मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। ऑप्शन ए दिया गया अभिभावक एवं अध्यापक का, बी दिया गया सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, सी दिया गया वंश क्रम एवं वातावरण का, डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। सभी लोग बता देंगे, प्रश्न नंबर 2 के लिए सभी लोग बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है, तो वंशानुक्रम और वातावरण का योगदान है। बिल्कुल सही बात है, सभी लोग याद रखना। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। बच्चे की दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं, ये इसका श्रेय किसको जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है पियाजे को, बी दिया गया है पावलाव को, सी दिया गया है कोहलर को, डी दिया गया है स्किनर को। सभी लोग बताएंगे प्रश्न नंबर 4 के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो भाई सभी लोग याद रखना, किसका सिद्धांत है, पियाजे का सिद्धांत है। किसका है, जीन पियाजे का ये सिद्धांत है। सभी लोग याद रखना। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 दिया गया परिवार एक साधन है। ऑप्शन ए दिया गया अनौपचारिक शिक्षा का, बी दिया गया औपचारिक शिक्षा का, सी दिया गया दूरस्थ शिक्षा का और डी दिया गया गैर औपचारिक शिक्षा का। बताएं सभी लोग, प्रश्न नंबर 5 के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा। परिवार एक कैसा साधन है, तो भैया सभी लोग याद रखना, परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा कौन कौन सी होती है, तो भाई वहाँ पे ना ही समय निश्चित होता है, ठीक है, ना समय निश्चित होता है, ना ही स्थान निश्चित होता है, ऐसी शिक्षा कहलाती है। ना ही यहाँ पर क्या होता है, पाठ्यक्रम निश्चित होता है। तो ऐसी शिक्षा जो होती है वो कहलाती है अनौपचारिक शिक्षा। और ये तीनों चीज़ें जो जिसमें निश्चित होती हैं वो होती है औपचारिक शिक्षा। तो परिवार में जो भी हम सीखते हैं वो कैसी शिक्षा होती है, अनौपचारिक शिक्षा होती है। और ये स्थान कुछ भी निश्चित वहाँ पर नहीं होता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। ऑप्शन ए दिया गया बौद्धिक विकास, बी दिया गया शारीरिक विकास, सी दिया गया सामाजिक विकास और डी दिया गया संवेगात्मक विकास। बताएं सभी लोग, प्रश्न नंबर 6 के लिए बता दें सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग बताओ भाई, प्रश्न नंबर 6 के लिए सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर सभी लोग याद रखना, बौद्धिक विकास बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बौद्धिक विकास बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए भाई आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। दिया गया है निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ऑप्शन ए दिया गया शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, बी दिया गया शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, सी दिया गया विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर और डी दिया गया शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। बताएं सभी लोग, प्रश्न नंबर 7 के लिए बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 का बता दें, तो यहाँ पर सही आंसर सभी लोग याद रखेंगे, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है खेल विधि। ठीक है, सभी लोग याद रखना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। जो नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए दिया गया दल या समूह में रहने की अवस्था, बी दिया गया अनुकरण करने की अवस्था, सी दिया गया है प्रश्न करने की अवस्था और डी दिया गया खेलने की अवस्था। बताएं सभी लोग, प्रश्न नंबर 8 के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग बता दो भाई,
प्रश्न नंबर 8 के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सभी लोग याद रखना, खेलने की अवस्था होती है। पूर्व बाल्यावस्था जो होती है वो खेलने की अवस्था होती है, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 दिया गया है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? ऑप्शन ए दिया गया, बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे। बी दिया गया, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे। सी दिया गया है, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे। और डी दिया गया है, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। सभी लोग बताएंगे प्रश्न नंबर 9 के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो भैया मेरे सभी लोग याद रखना, सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो लोग डी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी लोग याद रखना, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। चलिए भाई आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 दिया गया है, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए दिया गया है, मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे। बी दिया गया है, इससे बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है। सी दिया गया, बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। डी दिया गया, शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। सभी लोग बताएं प्रश्न नंबर 10 के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग बताएंगे प्रश्न नंबर 10 के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग शेयर भी कर देंगे। प्रश्न नंबर 10 के लिए आंसर करेंगे तो सभी लोग याद रखना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब आप किसी भी बच्चे का या किसी भी बालक का आप मूल्यांकन करते हैं तो पता लगता है कि उसकी सीखने की बुद्धि या उस सीखने का स्तर कैसा है। ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, सभी लोग याद रखना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 दिया गया, परामर्श का उद्देश्य है। ऑप्शन ए दिया गया है, बच्चों को समझना। बी दिया गया, बच्चों की कमियों का कारण पता करना। सी दिया गया, बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना। और डी दिया गया उपरोक्त सभी। सभी लोग बताएंगे प्रश्न नंबर 11 के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा। बताइए भाई, प्रश्न नंबर 11 के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी लोग याद रखेंगे उपरोक्त सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि परामर्श का उद्देश्य देखो बच्चों को समझना भी होता है, बच्चों की कमियों का कारण पता करना भी होता है, बच्चों को समायोजन में सहायता करना भी होता है। इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी लोग याद रखना। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है कौन सा है। ऑप्शन ए दिए गए, उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना। बी दिया गया, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। सी दिया गया है, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना। डी दिया गया, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। बताएं सभी लोग प्रश्न नंबर 13 के लिए क्या हो जाएगा। सभी लोग बता दो प्रश्न नंबर 13 के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 13 का जो लोग बी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, सभी लोग याद रखना। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करते हैं और देखते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, या फिर सभी का। सभी लोग बताएंगे क्या सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करेंगे फटाफट। सही आंसर क्या हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर पूछा गया है शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य, तो इन दोनों के मध्य में जो संबंध होना चाहिए वो आपका स्नेह का भी होना चाहिए, विश्वास का भी होना चाहिए और सम्मान का भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों संबंध होना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, सभी लोग याद रखना। चलिए भाई आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 दिया गया, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए दिया गया, प्रतियोगिता की भावना को। बी दिया गया, सहयोग की भावना को। सी दिया गया, प्रतिद्वंदिता की भावना को। और डी दिया गया है तटस्थता की भावना को। सभी लोग बताएंगे क्या सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करेंगे क्या सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 के लिए बता दो। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सहयोग की भावना का। क्या हो जाएगा, सहयोग की भावना का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी लोग याद रखना। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 दिया गया है, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है। ऑप्शन ए दिया गया, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। बी दिया गया, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है।
सी दिया गया वह अत्यधिक संवेदनशील है, और डी दिया गया वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। बताएं, सभी लोग बता दें प्रश्न नंबर 16 के लिए क्या सही हो जाएगा। सभी लोग बताओ प्रश्न नंबर 16 के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 16 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी लोग याद रखना भाई, क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 के लिए, सभी लोग याद रखेंगे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। दिया गया है शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन ए दिया गया आजीविका कमाना, बी दिया गया बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, सी दिया गया पढ़ना एवं लिखना सीखना, और डी दिया गया बौद्धिक विकास। बताएं सभी लोग प्रश्न नंबर 17 के लिए बता दें सही आंसर क्या हो जाएगा। बताइए भाई, प्रश्न नंबर 17 के लिए बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी लोग याद रखना, यहाँ पर सही आंसर होगा बी ऑप्शन। जो लोग कर रहे हैं 17 का बी बिल्कुल सही है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। क्योंकि आजीविका कमाना, पढ़ना एवं लिखना सिखाना, बौद्धिक विकास करना, ये सारी चीज़ें सर्वांगीण विकास के अंतर्गत ही आ जाती हैं। तो इसलिए जो सबसे बढ़िया, जो सब पे भारी है ऑप्शन, वो आपका हो जाएगा बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, तो आप सभी लोग क्या करके आएंगे, अगर ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं तो आप सभी लोग करके आएंगे ऑप्शन नंबर बी, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे प्रश्न नंबर 17 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए भाई आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। दिया गया बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है। ऑप्शन ए दिया गया सामान्य बुद्धि, बी दिया गया प्रखर बुद्धि, सी दिया गया उत्कृष्ट बुद्धि, और डी दिया गया प्रतिभाशाली बुद्धि। बताएं सभी लोग, अगर किसी भी बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में है तो वो कौन सी बुद्धि होगी, क्या कहलाएगी, सामान्य बुद्धि कहलाती है, या फिर प्रखर बुद्धि कहलाती है, या फिर उत्कृष्ट बुद्धि कहलाती है, या फिर प्रतिभाशाली होते हैं। बताइए भाई, सभी लोग बता दें क्या सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 18। तो सभी लोग यहाँ पर जैसे कि आंसर कर रहे हैं ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सामान्य बुद्धि। 90 से 110 के बीच में जो बुद्धि होती है वो आपकी सामान्य बुद्धि होती है। सभी लोग याद रखना। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। ऑप्शन ए दिया गया सभी विषयों का मूल्यांकन, बी दिया गया सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, सी दिया गया है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, डी दिया गया शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। सभी लोग बताएंगे प्रश्न नंबर 19 के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा। बताइए, प्रश्न नंबर 19 के लिए आंसर करेंगे सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बता दें भाई। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली से तात्पर्य पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। ठीक है भाई, सभी लोग याद रखना। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। इसको कर लेते थोड़ा सा छोटा ताकि सभी को आसानी से देख सकें। चलिए भाई, तो प्रश्न आपके सामने है। दिया गया दीक्षा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। बताइए भाई, सभी लोग बता देंगे शिक्षक की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन ए दिया गया शिक्षक द्वारा दीक्षा को चुप करा देना चाहिए, बी दिया गया शिक्षक द्वारा दीक्षा का ध्यान बता देना चाहिए, बटा देना चाहिए, यहाँ पर क्या होगा, बटा देना चाहिए। ठीक है, सी दिया गया शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूँ, डी दिया गया शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। कैसे देना चाहिए, बाद में समझ कर देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए सभी लोग प्रश्न नंबर 20 के लिए क्या हो जाएगा। सभी लोग बता दें, स्ट्रॉन्ग ऑप्शन देखेंगे, जो सबसे स्ट्रॉन्ग है वो बताएंगे सभी लोग क्या सही हो जाएगा। तो भाई सभी को दिखाई दे रहा हो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जितने लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं यहाँ पर। क्योंकि अगर दीक्षा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है तो उसका दायित्व बनता है, उसका ये प्रतिक्रिया होनी चाहिए कि वो सही उत्तर का जवाब आप बाद में भी दे सकते हैं। आप एक शिक्षक हैं, अगर आपको कोई भी प्रश्न आपसे किसी भी बालक ने किया है तो आप उस टाइम आंसर नहीं दे पाते हैं, या फिर आपको उस टाइम उत्तर नहीं है पता, तो आप क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद पता करके फिर उसको ज़रूर बताएंगे, ना कि उसको चुप कराएंगे और ना ही उसका ध्यान भटका सकते हैं। ठीक है,
नहीं मतलब कह सकते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं कहना चाहिए। चलिए भाई आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। ऑप्शन ए दिया गया जब शिक्षक फुर्सत में हो, बी दिया गया जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, सी दिया गया कुछ समय के पश्चात, और डी दिया गया तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई। बताइए भाई प्रश्न नंबर 21 के लिए सही आंसर क्या हो जाए। सभी लोग बता देंगे प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर क्या हो जाए। तो देखिए जिज्ञासा शांत कर देनी चाहिए। जिज्ञासा शांत करने कब करनी चाहिए, तो जब तत्काल, जब मतलब जब विद्यार्थी पूछता है, जैसे ही आपसे बालक ने प्रश्न पूछा है, कोई भी बालक है उसने आपसे प्रश्न पूछा है, तो तुरंत उसकी जिज्ञासा शांत करने का आपका कर्तव्य बनता है कि आप तुरंत उसकी जिज्ञासा शांत करें। जब तक उसकी जिज्ञासा शांत ना हो तब तक आगे कोई भी पाठ्य सामग्री आगे ना बढ़ाई जाए, कोई भी विषय वस्तु का ज्ञान आगे ना दिया जाए, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी लोग याद रखना। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 दिया गया है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। ऑप्शन ए दिया गया आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, बी दिया गया आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, सी दिया गया आप बच्चे को मातृभाषा बोलने से रोकेंगे, और डी दिया गया आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। बताइए भाई सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 22 के लिए, बता दो। सभी लोग बताएंगे प्रश्न नंबर 22 के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे, अगर कोई अनपढ़ माता पिता के बच्चे हैं तो उनको अंग्रेजी सिखाना है, कैसे करेंगे कि आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। एनसीईआरटी जो 2005 है उसके द्वारा कहा गया है कि अगर कोई भी बच्चा इंग्लिश नहीं जानता है तो सबसे पहले मातृभाषा को दर्जा दिया गया है। इंग्लिश हो या फिर कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, कोई भी भाषा हो, सबसे पहले उसकी मातृभाषा में ही आप कोडिट करके उसको पढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज सिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। दिया गया बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है। बताइए भाई सभी लोग, निःशुल्क शिक्षा कितने वर्ष के बच्चों को लिए दी जानी चाहिए। 6 से 14 वर्ष, बी दिया गया 7 से 13 वर्ष, सी दिया गया 5 से 11 वर्ष, और डी दिया गया 6 से 12 वर्ष। बताएं सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 23 के लिए, बता दें। सभी लोग बताएंगे प्रश्न नंबर 23 के लिए सही आंसर क्या हो जाए, बताइए। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है, सभी लोग बताएं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 14 में ये कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद 21 का में कहा गया है, जो बदलाव हुआ था संविधान संशोधन 1976 में जो बदलाव किया गया था, कौन सा संविधान संशोधन था, तो सभी लोग कर देंगे 42वां संविधान संशोधन। कौन सा हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। तब 21 जो अनुच्छेद 21 है उसमें एक अनुच्छेद 21 का और जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बालक हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए, ऐसा कहा गया था उसमें। तो सभी लोग याद रखेंगे 6 से 14 वर्ष बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन ए दिया गया अध्यापन विषय का, बी दिया गया बाल मनोविज्ञान का, सी दिया गया शिक्षा संहिता का, डी दिया गया अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। बताएं सभी लोग क्या सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 24 के लिए, बता दें सभी लोग। बताइए भाई प्रश्न नंबर 24 के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बता दें। तो भाई यहाँ पर प्रश्न नंबर 24 का डी आंसर सभी लोग याद रखना क्या हो जाएगा, अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। कोई भी शिक्षक है उसको सबसे पहले तो ज्ञान होना चाहिए जो विषय उसको पढ़ाना है उसका, साथ ही साथ बाल मनोविज्ञान का ज्ञान इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसमें क्या होता है, सारी चीज़ें बालक के बारे में बताई गई होती हैं, बालक के जीवन से जुड़ी हुई सारी चीज़ें होती हैं। तो बालक के जो जीवन है उससे जुड़ी हुई चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि आप अच्छे से उसे अध्ययन करा सकेंगे, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी लोग याद रखना। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। बच्चे के विकास को सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। ऑप्शन ए दिया गया विकास सिर से पैर की ओर होता है, बी दिया गया विकास पैर से सिर की ओर होता है, सी दिया गया है विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है,
और डी दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी लोग बताएंगे प्रश्न नंबर 25 के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा। बताइए भाई, सभी लोग बता दें प्रश्न नंबर 25 के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी का आंसर आना चाहिए भाई, सही आंसर आएगा। बताएं भाई। बच्चे के विकास को सिरस्ते सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। कौन सा सत्य कथन हो जाएगा, सभी लोग बताएं। बताइए भाई। विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा विकास सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, सभी लोग याद रखना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया स्थान संबंधी बुद्धि, बी दिया गया भावनात्मक बुद्धि, सी दिया गया अंतर वैयक्तिक बुद्धि, डी दिया गया है भावात्मक बुद्धि। सभी लोग बताएंगे प्रश्न नंबर 26 के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा। बताइए भाई, और सभी लोग शेयर भी करते रहेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बता दें प्रश्न नंबर 26 का। तो याद रखना भाई, यहाँ पर भावनात्मक बुद्धि बिल्कुल सही हो जाएगा। ये गार्डनर की 7 बुद्धि सिद्धांत के अंदर अधिमान के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। दिया गया है घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। प्याजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। जो सही है वो पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया सेंसरी तंत्रिका तंत्र, वी दिया गया है प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, सी दिया गया मूर्त संचालन प्रक्रिया, और डी दिया गया है औपचारिक संचालन प्रक्रिया। सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 27 के लिए, बता दो सभी लोग। बताएं भाई, प्रश्न नंबर 27 के लिए क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। तो यहाँ पर सही आंसर होगा मूर्त संचालन प्रक्रिया। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही हैं। मूर्त संचालन प्रक्रिया बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी लोग याद रखें। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। दिया गया है सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती हैं। ऑप्शन ए दिया गया है स्वीकार्यता, बी दिया गया प्रतिरोध, सी दिया गया क्रांति, और डी दिया गया है अनुकूलन। बताएं सभी लोग प्रश्न नंबर 28 के लिए सही आंसर क्या हो जाए। सभी लोग बता देंगे प्रश्न नंबर 28 के लिए क्या हो जाएगा। चलिए भाई, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे 28 का। सहयोगात्मक रणनीति की श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं हैं। तो कौन सी संबंधित नहीं है, सभी लोग बताएंगे। तो याद रखना प्रतिरोध सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 देख लेते हैं। दिया गया विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया है वार्तालाप कौशल, वी दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न, सी दिया गया है परियोजना कार्य, और डी दिया गया है मौखिक प्रश्न। सभी लोग बता देंगे प्रश्न नंबर 30 के लिए सही आंसर क्या होगा। बताइए भाई, सभी लोग बताएं प्रश्न नंबर 30 के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखना भाई, 30 के लिए बहुविकल्पी प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था नहीं है, जो नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो जब भी आप रचनात्मक निर्धारकों को जानने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, उससे वार्तालाप भी करेंगे, परियोजना कार्य भी देंगे बालक को, और मौखिक प्रश्न भी पूछेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न नहीं दे सकते हैं आप, क्योंकि अगर बहुविकल्पी प्रश्न आप देते हैं तो वहाँ पर बच्चों का रचनात्मक विकास नहीं होगा। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे। ऑप्शन ए दिया गया कक्षा के साथ, वी दिया गया उच्च कक्षा के साथ, सी दिया गया समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, और डी दिया गया जब वे चाहें तब। बताइए भाई, प्रश्न नंबर 31 के लिए बता दें सभी लोग। बहुत गजब का प्रश्न है और इससे सरल प्रश्न कोई नहीं होगा। सभी लोग बताएं प्रश्न नंबर 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी लोग याद रखना। चलिए भाई आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। दिया गया निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है।
ऑप्शन ए दिया गया शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, बी दिया गया शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, सी दिया गया विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, और डी दिया गया शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। बताएं भाई, प्रश्न नंबर 33 के लिए बता देंगे सभी लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए भाई। प्रश्न नंबर 33 का, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, सभी लोगों को याद रखना है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 दिया गया है, पृथक पृथक समजाति समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणता आधारित होती है। ऑप्शन ए दिया गया है उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर, बी दिया गया है उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, सी दिया गया है दूरदर्शन के प्रभाव पर, और डी दिया गया है उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। बताएं सभी लोग, प्रश्न नंबर 34 के लिए आंसर करेंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर। बताइए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 34 के लिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी लोग याद रखना, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 35 देखते हैं, दिया गया प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। ऑप्शन ए दिया गया वीडियो अनुरूपण, बी दिया गया प्रदर्शन, सी दिया गया स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, और डी दिया गया ये सभी। बताएं भाई, प्रश्न नंबर 35 के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बता दें, प्रश्न नंबर 35 के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो लोग भैया यहाँ पर सी ऑप्शन कर रहे हैं, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, वो बिल्कुल सही हैं, बहुत बढ़िया भाई, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, तो आगे चलते हैं, आगे और कुछ प्रश्न कर लेते हैं। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए दिया गया सह शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, बी दिया गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सी दिया गया रुचियों की भिन्नता, और डी दिया गया अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। सभी लोग बता दें सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। प्रश्न नंबर 36 के लिए बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा, और सभी लोग लाइक शेयर भी करेंगे। तो यहाँ पर सभी लोग याद रखना, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 37 देखते हैं, दिया गया विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना उचित है क्योंकि। ऑप्शन ए दिया गया यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, बी दिया गया है यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, सी दिया गया है यह समय बिताने में सहायक होगा, और डी दिया गया है यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। बताएं भाई, प्रश्न नंबर 37 के लिए बता दें सभी लोग सही आंसर क्या हो जाए। तो दिया गया है विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है, क्यों उचित है। 37 के लिए क्या होगा, क्योंकि यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी लोग याद रखना। प्रश्न नंबर 38 देख लेते हैं, दिया गया है जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के परिवार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है सामाजिक अधिगम, बी दिया गया अनुबंधन, सी दिया गया प्रायोगिक अधिगम, और डी दिया गया आकस्मिक अधिगम। बताएं सभी लोग, प्रश्न नंबर 38 के लिए क्या सही हो जाएगा, सभी लोग बता दो। तो सभी लोग याद रखना, प्रश्न नंबर 38 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सामाजिक अधिगम, ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 39 देखते हैं, दिया गया है एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ऑप्शन ए दिया गया है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, बी दिया गया अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, सी दिया गया आदर्श रूप से बर्ताव कर, और डी दिया गया उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। बताएं सभी लोग क्या सही हो जाएगा, प्रश्न नंबर 39 के लिए बता दो। सभी लोग बताएंगे प्रश्न नंबर 39 का क्या सही हो जाएगा। तो आदर्श रूप से बर्ताव कर कर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है आदर्श रूप से बर्ताव करके, ठीक है, सभी लोग याद रखना। आगे चलते हैं,
आज का लास्ट प्रश्न दिया गया है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। ऑप्शन ए दिया गया है गुण सिद्धांत, बी दिया गया है प्रकार सिद्धांत, सी दिया गया है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, डी दिया गया है व्यवहारवाद सिद्धांत। बताएं भाई प्रश्न नंबर 40 के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई सभी लोग याद रखना, 40 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। तो बताइए भाई आज की क्लास कैसी लगी? सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और सभी लोग डेली आया करो भाई, क्लास अब आपकी स्टार्ट हो गई हैं, सभी की डेली कंटिन्यू क्लास चलेंगी। ठीक है, चलिए भाई थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे क्योंकि त्यौहार चल रहा है, तो त्यौहार तो सभी के यहाँ है। थोड़ा बहुत पढ़ते भी रहिए क्योंकि अगले महीने आपके एग्ज़ाम हैं। ठीक है, तो सभी लोग पढ़ते रहेंगे, चाहे वो सीटेट के लिए पढ़ना हो। ठीक है, सीटेट भी आपका दिसंबर में होगा और इसके लिए भी आप डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए भी पढ़ते रहेंगे। तो चलते हैं भाई, आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम। ठीक है भाई, चलिए।